हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज की बहस को लेकर जनता अपनी आवाज उठाने के लिए एक नेता चुनती है, लेकिन आजकल आवाज कपड़ों पर उठाई जा रही है। कोई कितने रुपए की घड़ी पहनता है, इसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कौन से ब्रांड के जूते पहन रहा है, इस पर लोगों का ध्यान खींचने की जद्दोजहद हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए। इस बार के आरोप उनके कपड़ों पर, घड़ी पर, जूतों पर थे। इस पर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि सावन के अंधे को हरियाली दिखती है। क्रांति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि समीर की सभी संपत्ति उनकी मां ने अर्जित की है। जिस वक्त वो जिंदा थी, वास्तव में कुल संपत्ति 50 न कि 100 करोड़ की थी। 15 साल की आयु से समीर वानखेड़े के पास यह है और सभी कागजात सरकारी नौकरशाह के नियमों के मुताबिक सरकार के सामने पेश किए जाते हैं। यह बेनामी संपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस ड्रग्स रैकेट के खिलाफ एनसीबी लड़ाई लड़ रही है, आखिर उस एनसीबी के अधिकारी के कपड़े और जूतों को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आज महाभारत इसी मुद्दे पर। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के क्या कहने। ड्रग्स के खिलाफ अभियान लेकर चले थे और पहनावे पर आ गए। समीर वानखेड़े ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा, तो उधर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और यह अभियान यहां तक पहुंच जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। अब नवाब मलिक रोज आते हैं, एक नया आरोप लगाते हैं, जाति पर सवाल उठाते हैं, धर्म पर सवाल उठाते हैं, निकाह पर सवाल उठाते हैं, संपत्ति पर सवाल उठाते हैं और अब सवाल उठाने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि उन्होंने कपड़ों पर भी सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक को वानखेड़े के पहनावे पर ऐतराज है। उनका मानना है कि ये कपड़े वो वसूली की कमाई से खरीदते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे से पहनते हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की शर्ट, पैंट, जूते, घड़ी सब पर सवाल उठाए हैं। समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने बयान जारी कर पलटवार किया है। आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वो अफवाह फैला रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ाएं। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन ने भी नवाब मलिक पर करारा निशाना साधा है। अपने दामाद को उन्होंने पूछा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो उनके फोटोज हैं इंस्टाग्राम पे दिखाए हैं प्रेस ने मुझे अभी, जो वो खुद खड़े होते हैं, उनके पास कैसे पैसे आते हैं? हमारे ईएमआई पे चलती है पूरी दुनिया, लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? नवाब मलिक ने एक तरफ समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर अमृता फडणवीस पर फिर से हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें फडणवीस के बम का इंतजार है। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मसला ड्रग्स का था, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का था। अब निजी आरोप प्रत्यारोप इस हद तक पहुंच गया है कि पहनावे तक पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। मसला पूरी तरह सियासी हो चुका है, जिसमें फडणवीस और नवाब मलिक भी आमने सामने हैं। सवाल उठता है कि कहीं ये सारा खेल ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को कमजोर करने का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवाब मलिक हर रोज नए आरोप लगा रहे, समीर वानखेड़े हर आरोप का जवाब दे रहे। समीर वानखेड़े अपनी जाति और धर्म को साबित करने के लिए कागजात भी एससी आयोग के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के सामने क्या आरोप लगाए, ये देखते हैं। वानखेड़े के जूते 2 लाख रुपए के हैं। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा है कि महंगे कपड़े के जो आरोप हैं वो सरासर झूठे हैं। ड्रग्स की लड़ाई कैसे कपड़ों और जूतों तक आ गई, ये देखिए। रोज लाखों की पैंट पहनते हैं, महंगे कपड़ों की अफवाह उड़ाई गई है, यह कहना है समीर वानखेड़े का। नवाब मलिक कहते हैं कि वानखेड़े की घड़ी 50 लाख रुपए की है। नवाब मलिक को जानकारी नहीं है इस बात की, यह कहना है समीर वानखेड़े का। नवाब मलिक कहते हैं वानखेड़े की हजारों की शर्ट होती है। नवाब मलिक अपना ज्ञान बढ़ाएं, समीर वानखेड़े जवाब में यह पलटवार करते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें हैं, ये तमाम दलीलें दी जा रही है, एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और महाभारत में आज डिबेट करने के लिए राम कदम, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ, अश्विनी दुबे हैं, वकील हैं, इसके अलावा हमारे साथ किशोर गोरी जुड़ गए, एनसीपी के नेता हैं, हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ
सिमरन शेख जुड़ गई हैं, जो कि वकील हैं पेशे से बॉम्बे हाई कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बरखा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही थी, उनके पास चलेंगे, एक ग्राउंड से अपडेट ले लें, उसके बाद डिबेट में आते हैं। बरखा, आखिर ये किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? किसी के निजी चीजों को लेकर कमेंट किया जा रहा है, पहले परिवार को घसीटा गया, उसके बाद अब उनके जूते, कपड़े और उनके पतलून, उनके बेल्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये? यहाँ पर लगा रहे थे, परिवार को घसीटा जा रहा, पिता को घसीटा गया, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सारी बातों को लेकर कर दिया गया। कपड़ों और जूतों पर उतर आए हैं नवाब मलिक, मतलब जी टैक्स चेक कर। बिल्कुल, मुझे लगता है बरखा की आवाज मुझे ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं चलूंगा सबसे पहले किशोर गोरी के पास, एनसीपी के नेता हैं। गोरी साहब, ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। पहले ही नवाब मलिक ने कई सारे आरोप लगाए हैं, कुछ मामलों में जांच भी चल रही है। क्या जांच के नतीजे का इंतजार नहीं करना चाहिए, या यह कहना चाहिए कि उनके पतलून इतने का है, उनका शर्ट इतने का है, और आखिर यह पैमाना कैसे तय होगा कि कौन कितने के कपड़े पहनेगा? देखिए, मैं बोलने से पहले एक बात बता दूं कि जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सारे लॉ अबाइडिंग हैं, कोई भी कानून के खिलाफ जाके काम करने वालों में से नहीं है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जो भी मेजॉरिटी में सरकार होगी वो दूसरे पे आरोप तो लगाती है जी। जब तक कि वो आरोप साबित नहीं हो जाते, हम उस शख्स को दोषी नहीं कह सकते। ये तो आप भी जानते हैं, सब मेरे भाई बंधु भी जानते हैं जो लाइन पे हैं। तो हमें न्यायालय की बिल्कुल डिक्लेरेशन का इंतजार करना। बिल्कुल गोरी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। यास्मीन वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, समीर वानखेड़े की बहन है, उनके पास चलेंगे। यास्मीन, ये किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वानखेड़े के जूते 2 लाख के हैं, या फिर उनकी शर्ट, उनकी पतलून? चलिए, यास्मीन वानखेड़े का लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं दोबारा गोरी साहब के पास चलूंगा, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। गोरी साहब, आप अपना कमेंट पूरा कीजिए, लेकिन मेरा सवाल फिर से आपसे वही रहेगा। आप चूंकि राजनीति पे चले गए, मेरा सवाल यह था, आखिर पहनावे को लेकर यह तय कौन करेगा कि कौन कितने रुपए के कपड़े पहनेगा? देखिए जी, इस चीज़ का डिपेंड करता है कि जिस बंदे की सैलरी 70,000 रुपये है और वो 5 लाख रुपए की लेके घूम रहा हो, तो पैसे कहाँ से आए? कहीं आउट ऑफ सोर्स से तो नहीं वो कमा रहा। ये चीज़ हमें समाज में नज़र आती है। अगर आज एक 10,000 का आदमी है कमाई करने वाला, और एक नहीं, हो सकता है समीर वानखेड़े 10 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो सकता है उन्होंने कोई शेयर खरीद रखी हो सकता है उनके बाप दादा के पुरखों की संपत्ति हो सकता है उनकी मां ने कमा के रखा हो सकता है कि उनके पिता ने कमा के रखा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस चीज के फैसले के लिए नहीं तो आरोप निराधार नहीं हो सकते। आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरोप जो लगे हैं उसके पीछे प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण? अगर सामने वाला शख्स आरोप लगा रहा है तो मैं कहता हूं आप प्रमाण के साथ आइए। अगर आप मीडिया में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सामने वाले ने इतना रुपए खर्च किया, उसकी आमदनी ये है, ये रहा प्रमाण, ये देखिए इसकी आमदनी इतनी है, इसने खर्च इतना किया, आखिर कहां से हुआ? अब मुझे बताइए किशोर साहब कि जो आदमी प्रमाण लेकर आरोप लगाएगा उसके आरोपों में दम माना जाएगा, मामले की जांच भी कराई जाएगी, लेकिन जिस बात के प्रमाण नहीं है, आखिर उन आरोपों के बारे में क्या कहा जाएगा? देखो, जो आरोप उन्होंने लगाए, कोई ना कोई तो उसका आधार होगा। बेआधार सर, तो मैं वही तो कह रहा हूं, वो भी तो सामने रखना चाहिए था ना किशोर जी। होगा, उसके जो प्रमाण उनको देने होंगे तो वो कोर्ट में ही साबित आएंगे ना, वो तो कोर्ट में ही साबित होंगे ना, पेश किए जाएंगे अगर कुछ आएगा तो। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप सामने आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपों के पीछे आधार होना चाहिए, और वो आधार भी आपको सामने रखना चाहिए। राम कदम जी हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कदम जी, जो लड़ाई देखिए ड्रग्स के खिलाफ चल रही थी वो अपनी जगह है, बाद में आरोप भी लगे, वो भी अपनी जगह, उसके खिलाफ जांच भी चल रही है, वो भी उनके लिए भी आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये तो साफ तय है। राम कदम जी। विवेक जी, आपने देखा होगा कि रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एक पिछड़े जाति के परिवार को इस प्रकार से पीड़ित प्रताड़ित कर रहे हैं कि वानखेड़े जी के धर्मपत्नी को आज यह तक ट्वीट करना पड़ा कि उन्होंने होटल से 190 रुपये की दाल मंगाई पार्सल के तौर पे, उसके बिल के साथ उन्हें यह करना पड़ा। उनके मन में ये भय है कि कल हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार के वे मंत्री पुनः एक बार पत्रकार वार्ता करके
उनके खाने के तौर तरीके पे भी सवाल उठाए। जी, ये रोजाना पत्रकार वार्ता का क्या कारण है? यदि उनके पास कुछ पहलू है, कुछ मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों की चर्चा एक या दो पत्रकार वार्ता में हो सकती है। बार बार पुनः पुनः एन केन प्रकारेण पत्रकार वार्ता करके वे उस परिवार को न केवल पीड़ित कर रहे, पूरे जो सरकारी अफसर है उनका मनोबल भी वो गिरा रहे हैं, और साथ साथ में ये सारी पत्रकार वार्ता को जोड़े तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन हो रहा है। अब ड्रग माफिया के समर्थन का क्या कारण है? क्या वहां से भी कोई करोड़ों रुपए की निरंतर वसूली आ रही है? अगर वानखेड़े जैसे साहसी अफसर कार्रवाई करे तो वसूली बंद हो जाएगी, ये उनके मन में डर है? या दामाद को 8 महीने तुमने कैसे जेल के सलाखों के पीछे डाला? नहीं, मैं सरकार हूं, मैं मंत्री हूं, ये भी इस पर भी जाना चाहूंगा। यास्मीन वानखेड़े ने, रामकदम साहब आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात हो सकती है, लेकिन यास्मीन वानखेड़े ने कहा कि जो नवाब मलिक के दामाद साहब हैं वो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, आखिर उनके सोर्स ऑफ इनकम का जरिया क्या है? उन्होंने भी पलटवार किया, क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ लगातार सभी पैनलिस्ट बने हुए हैं, हमारे साथ सिमरन शेख हैं। सिमरन, जो सवाल यास्मीन वानखेड़े उठा रही हैं कि उनकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए, उन्होंने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, उन्होंने कहा कि सारी चीजें सरकारी कागजात में मौजूद है, हमने सब कुछ सरकार को बताया हुआ है, तो अब क्या उस मामले की भी जांच होनी चाहिए? और जो पलटवार यास्मीन वानखेड़े ने किया कि उनके दामाद के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, क्या इसका जवाब होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा ही गलत है, क्योंकि आप किसी के पर्सनल लाइफ में इतना डीपली जा रहे हो, वो क्या पहन रहा है, वो कितने की क्या चीज़ें खरीद रहा है, और हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो अपने पैसे से खर्च कर रहा है, तो वो जब सारी चीज़ें आउट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मीडिया में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में भी बता रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका इन्वेस्टिगेशन किस तरह चल रहा है, उनका मोड ऑफ वर्किंग कैसा है, वो कैसे गवर्नमेंट में अपना काम प्रॉपरली, एनसीबी के अंदर वो एक हाई लेवल ऑफिसर है, की सारी चीजें वो कैसे वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ कंसंट्रेशन वो होना चाहिए, ना कि वो कितने के जूते पहन रहे हैं, कितने के चप्पल पहन रहे हैं, कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं। मतलब आप किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक के बेटे, उनके दामाद के ऊपर अटैक किया, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल होता है हमारा, उनका पुलिस का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम ये होना है कि वो आरोपी को पकड़ कर लाए, पर ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल है कि वो किस तरह से उससे बाहर निकलता है। अगर उससे वो फ्रीली निकल पाया, उसके अंदर से वो अगर निर्दोष साबित हुए, तो ये भी उनकी एक प्लस पॉइंट है। पर उन्होंने अपना काम के अंदर किधर भी किसी भी तरह का कोई लूप होल्स नहीं छोड़ा। हमको उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनके मोड ऑफ वर्किंग को सलाम करना चाहिए, ना कि उनके पर्सनल लाइफ में कि वो कितने के जूते पहनते हैं, वो कितने के पैसे खर्च करते हैं। वो इतना खर्चा करने के लिए पैसे का, सबके अपने अपने अवेलेबल एसेट्स होते हैं, उनके अपना अलग अलग लाइबिलिटीज होती है, अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैं तो यही बात कह रहा था, मैं तो सिमरन, मैं तो यही बात कह रहा था, बिल्कुल मैं तो यही बात कह रहा था कि किसी पर ऐसे निजी हमले का मतलब क्या है? कोई कितना स्पेंड कर रहा है, कहां से स्पेंड कर रहा है, किस लिहाज से स्पेंड कर रहा है, उसकी स्पेंडिंग पावर कितनी, स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, ये तय करने वाला कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता है? मैं कितना स्पेंड करता हूं मेरे हिसाब से तय होगा, क्योंकि मेरी अर्निंग जितनी होगी या फिर मेरी सेविंग जितनी होगी, इस हिसाब से मेरा स्पेंड होगा। संजय गुप्ता, जो बात सिमरन जी कह रही हैं, आखिर ये चल क्या रहा है? ये किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, राम कदम जी और बीजेपी जब से महाराष्ट्र सरकार बनी है, तब से महाराष्ट्र सरकार के किसी भी अफसर पर कोई भी आरोप लग जाए तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे आरोप लगने से ही कोई अपराधी साबित हो गया। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो फिर ये कहते हैं आरोप लगने से क्या हो गया, कोई प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब 100 करोड़ रुपए की उगाई की बात करते हैं, 2 करोड़ रुपए ने मिले नहीं आज तक। एक मशीन के ऊपर एक मिनिस्टर की मिनिस्ट्री इन्होंने चलती कर दी। गुप्ता जी और इनके ऊपर संजय जी एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक की रिमांड हो गई है इसी केस में जिसकी आप बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ जांच चल रहा है, ट्रायल्स चलेंगी, सबूत गवाह पेश किए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो दोषी है, मैं ये कह रहा जांच शुरू हो गए। आपने 100 करोड़ की बात छेड़ी, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब अपनी आप बात कंप्लीट कीजिए। वो इस मुद्दे पे गए हैं, नहीं वो जिस मुद्दे पे गए हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि ईडी का कहना यह है कि हमने गए नहीं है, नहीं स्वेच्छा से नहीं गए। ये ना ये इस तरह की बातें कह के आप चीजों को हल्का मत कीजिए संजय जी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। क्योंकि आज बात जूतों और कपड़ों की हुई है तो मैं जूतों और कपड़ों पर ही बात करूंगा।
और ये जो जूतम पैजार हो रहा है ना महाराष्ट्र की राजनीति में, मैं इसी पे बात करूंगा। आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। प्रीति पांडे बहुत देर से वेट कर रही हैं। नहीं, मैं देखिए जूते और कपड़ों पे मैं तो बात नहीं ये कह रही हूँ कि जितना नवाब मलिक साहब ने ध्यान एक IRS ऑफिसर पे दे रखा है पिछले कई हफ्तों से, उसका थोड़ा सा ध्यान अगर अपने गृह मंत्री पे देते, अपने इंस्पेक्टर पे देते सचिन वाजे पे, या अपने डिप्टी CM पे भी देते, जिसमें अभी ईडी ने जो बेमानी एक्ट के तहत नरीमन पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी जो उनपे जो अभी सीज हुई है, अगर अब सुन लीजिए ना मेरी बात संजय जी, आप संजय जी पेट्रोल पे डिबेट नहीं है संजय जी, पेट्रोल पे डिबेट नहीं है संजय जी, माननीय संजय जी, पेट्रोल पे डिबेट नहीं, डिबेट है आपके गृह मंत्री पे, डिबेट है आपके नवाब मलिक साहब पे, डिबेट है आपके उन नेताओं पे, उन परिवारों पे जिन्होंने पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र को लूट रखा है। सिर्फ 4-5 ऐसे परिवार हैं आपके सरकार में, 4-5 ऐसे परिवार हैं जो पूरे महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। अरे भैया, आप किसी के जूते, शर्ट, कपड़े देख रहे हैं, जरा डिप्टी CM साहब से पूछिए कि नरीमन पॉइंट पे प्रॉपर्टी के पैसे कहाँ से आए। आप डिप्टी CM से क्यों नहीं पूछते? उनकी इसके पहले भी, सुन लीजिए, इसके पहले भी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई थी, क्यों नहीं पूछते? नवाब मलिक साहब जिसके मंत्री है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनके पास, नवाब मलिक साहब क्या काम करते हैं? नवाब मलिक साहब के पास तो 15 दिन से ट्वीट करने का काम है। आप अरे चक्की पीसेंगे आपके नेता, चक्की पीसेंगे आपके नेता, चक्की पीसेंगे आपके भगौरे कमिश्नर, चक्की पीसेंगे सचिन वाजे। सुन लीजिए, धैर्य रखिए, कर्मा रिटर्न आपके सारे। देखिए, बात करप्शन की हो रही है तो करप्शन जिन के ऊपर चार्जेस लगे सबकी होनी चाहिए। इस बीच बरखा जुड़ गए। प्रीति, आपके पास वापस लौटूंगा। बरखा हमारे साथ जुड़ गई, सीधे ग्राउंड जीरो से उनके पास चलूंगा, उनके पास बड़ी अपडेट है। बरखा, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वानखेड़े परिवार का क्या रिएक्शन आया इस आरोप पर? उनके शर्ट, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके पैंट, पतलून पर सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल, जब जैसे ही देखिए ये खबर निकलकर सामने आई, नवाब मलिक ने एक और आरोप लगा दिया यहाँ पर विवेक। तो जो समीर वानखेड़े की पत्नी है क्रांति रेडकर, उन्होंने बाकायदा बताया कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो उनकी जो माता जी जब वो जिंदा थी उनकी ओर से बनाई गई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ गई है। तो इस तरह के आरोप लगाना सरासर गलत है। ये बात उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर साझा की और उन्होंने बताया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साझा किए जाते हैं। जो रूल्स हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए जो रूल बनाया गया है उसके मुताबिक समीर वानखेड़े वो डॉक्यूमेंट्स भी साझा करते हैं, जिसका जिक्र आप विवेक कर रहे थे कि अगर नवाब मलिक कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए, कोई सबूत तो होना चाहिए कि वो अब ये सब देखने लगे हैं 50,000 की शर्ट और पैंट और ये सारी चीजें। लेकिन उन्हें ये कभी नजर नहीं आया था कि उन्हीं की सरकार में रह रहे लोग क्या वाकई में उगाही तक कर रहे थे। उन करोड़ों रुपए का जिक्र और उसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी थी, लेकिन बस देख लेने भर से वो ये सारी चीजें जज करने के लिए बैठे हुए हैं। ये बातें जो समीर वानखेड़े की पत्नी है विवेक, उनकी ओर से ट्वीट करके बताएगी। और आप उनका ट्विटर हैंडल चेक करेंगे विवेक तो आप देखिएगा, अब से कुछ ही घंटों पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया। मतलब ऐसी स्थिति बना दी गई है कि जो खाना उन लोगों ने खाया है, जब मैंने उनका ट्विटर हैंडल चेक किया कि वो खाना खा रहे हैं, उसको लेकर जानकारी साझा करें कि कल को आप नवाब मलिक साहब आप हम पर इन चीजों को लेकर ना आरोप लगा दें। नहीं, लेकिन राम कदम साहब जो कह रहे थे कि अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से सारे पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। रोज रोज हैमर करना, रोज रोज एक ही अधिकारी को निशाना बनाना, एक ही अधिकारी के ऊपर सवाल उठाना, कहीं ये तो नहीं कि इमेज डेंट करने की कोशिश की जा रही है और जो ड्रग्स मामले में जांच चल रही है उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? बरखा, सवाल सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल विवेक, समझ में तो कम से कम यही आ रहा है कि हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर रोज एक नया बयान सामने आता है, एक प्रमाण ले आते हैं वो अपने हिसाब से। उससे समझ में यही आ रहा है कि वो एक साथ कोई ऐसी तथ्यात्मक बात नहीं करना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा होगा जो इतने दिनों से ये सब देख रही है कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ खींच निकाली जा रही है कि कैसे आखिर कैसे उनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये पूरी की पूरी बिल्कुल यही वानखेड़े परिवार का कहना है कि ये इस ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसे निजी बना लिया गया है, ये वानखेड़े के परिवार का कहना है। सीधे चलेंगे, एनसीपी के नेता किशोर गोरी साहब हमारे साथ हैं। किशोर साहब, जो बात राम कदम साहब भी कह रहे थे कि रोज रोज एक ही ऑफिसर के इमेज को डेंट करना,
क्या ये सोची समझी बात नहीं लगती आपको? क्योंकि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से रखी जा सकती हैं, उसके ऊपर तथ्य भी रखे जा सकते हैं, लेकिन आखिर ये रोज रोज एक ही ऑफिसर के इमेज को डेंट करना, क्या ये कुछ और एजेंडा है? ये सारा मामला जो है राजनीति से प्रभावित है। यहाँ पे आप ड्रग्स की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ अदानी जी के 3000 टन आपको वहाँ पे ड्रग्स पकड़ी जाती है 21,000 करोड़ रुपए की, उस चीज़ का जिक्र कभी भी मीडिया में कहीं नहीं होता है। ठीक है, एक छोटे से मुद्दे को लेके हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हम क्यों बात नहीं करते कि अदानी जी के वहाँ पे ये पकड़ा गया, वो कहाँ है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है। जो सरकार सही तरीके से महाराष्ट्र में चल रही है, ये हमारी सरकार, किशोर साहब, लेकिन हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, पवार साहब, किशोर साहब, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ये मुझे हैं, अफसोस है, पवार साहब मुझे ने ही अफसोस एक है आप वक्त इस तरह में की दलील दे रहे 70,000 करोड़ हैं। रुपए। किशोर साहब, मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा, मुझे अफसोस है इस तरह की दलील दे रहे हैं आप। करप्शन होता है चाहे कहीं भी हो, और अगर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस आरोप में दम होना चाहिए। वो एक IRS अधिकारी है जो ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है जो पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ती है। अगर एनसीबी के अधिकारी को इस तरह से काउंटर किया जाएगा या इस तरफ से उनको हैमर किया जाएगा, तो बाकी अधिकारियों के ऊपर इसका गलत इंपैक्ट होगा और लगेगा कि हम ड्रग्स कार्टेल के साथ खड़े हैं। फिर उसका जवाब कौन देगा? आप किसी भी चीज को किसी से कंपेयर करें, यह मुझे सही नहीं लगता है। जो गलत है वो गलत है। प्रीति पांडे इसका जवाब देना चाह रही है, मैं लौटता हूं आपके पास। प्रीति पांडे जी, कुछ कहना चाह रही थी आप? बस मैं छोटी सी चीज पूछ रही हूँ, 1000 करोड़ की डिप्टी सीएम की संपत्ति चीज होती है, ये छोटा मामला है? इनका गृह मंत्री छोटा मोटा आदमी नहीं, प्रदेश का गृह मंत्री, महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्री भागा भागा फिर रहा था, कल ईडी ने पकड़ा है उसको, और आज 6 नवंबर तक के लिए उनको कस्टडी में भेज दिया गया है। गृह मंत्री का मतलब समझते हैं? ड्रग कैटल पे जिसको काम करना चाहिए, ड्रग नेक्सस पे जिस व्यक्ति को काम करना चाहिए, उन्होंने ना काम करे, क्या अफसर ने काम किया? आप उस अफसर के परिवार के पीछे पड़ गए, आप उस अफसर की पत्नी के पीछे पड़ गए, उनकी बहन के पीछे पड़ गए, उनकी मृत मां के पीछे पड़ गए। अच्छा, तो संजय जी आपके हिसाब से एक नवाब मलिक साहब को छोड़, संजय जी के हिसाब से एक नवाब मलिक साहब को छोड़ महाराष्ट्र सरकार में सब सारे लोग दूध के धुले हुए। नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो सही, लेकिन अफसर जो कह रहा है वो गलत। अरे भैया, आपका इंस्पेक्टर चोर, आपका कमिश्नर चोर, आपका गृहमंत्री चोर, एक के बाद आपने सारे चोरों डकैतों की फौज को, चोरों डकैतों की फौज को सत्ता पे बिठा रखा है, और आप एक अफसर के पीछे पड़े हुए हैं। पेट्रोल पे बात कीजिए। 4 परिवार मिलकर पूरा महाराष्ट्र जो बीजेपी उपचुनाव में हारी है उस पे बात कीजिए। अरे बीजेपी की बात बीजेपी से पूछेगा, मैं तो आम जनता के हिसाब से पूछ रही हूँ कि डिप्टी सीएम के पास 1000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? नवाब मलिक साहब को क्यों प्रॉब्लम है? सिर्फ उनके दामाद को इतने महीनों तक जेल में रखा है, ये प्रॉब्लम है। सरकार बनाई थी, नवाब मलिक साहब मंत्री है, क्या शोभा देता है सुबह से लेकर शाम तक की जो ये प्रक्रिया शुरू की गई है सही नहीं है। संजय गुप्ता जी जवाब देंगे क्या? मिनिस्टर का मतलब मैं इसके बाद जी मैं अश्विनी दुबे के पास आ रहा हूं। संजय गुप्ता जी आप जवाब दें, उसके बाद अश्विनी दुबे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी दुबे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। संजय गुप्ता जी, क्या आपके पास जवाब है? क्या आपके पास जवाब है? क्या आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? ये जो हाल में एक्शन लिए गए हैं, ये जो हाल में एक्शन लिए गए हैं, क्या आपने इसके ऊपर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? संजय गुप्ता जी, आपको फुर्सत मिली इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? है आपके पास टाइम, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं मतलब प्रीति पांडे की तरफ से, क्या आपने कभी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका जवाब दिया? एक ही सवाल को आपने 10 तरह से पूछ लिया सर। मैं पूछ रहा हूं, प्रीति पांडे ने गंभीर चार्जेस आपके ऊपर लगाए, अब आप कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलने लग जाते हो। नहीं, आपके ऊपर इतने गंभीर चार्जेस लगाए, मैं तो कहता हूं कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप नहीं, आप कीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप दीजिए जवाब। तो बोलूं कैसे जब तक आप चुप नहीं होगे? नहीं, प्रीति पांडे जी चुप नहीं होगी तो बोलूंगा कैसे? आप एक ही सवाल को 10 तरह से पूछते हैं। आप ऐसे यही काम भाई साहब कर रहे हैं, मतलब हम बोलना शुरू करें? नहीं, ठीक है प्रीति जी, उनका जवाब ले लेते हैं, लेकिन आप फिर इलेक्शन पे मत जाइएगा। आप ना मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिएगा, आप मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिएगा, इसी पॉइंट पर रहिएगा। अगर आपके पास जवाब है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, इसी पॉइंट पर रहिएगा, बोलिए। वो आरोप नहीं, जिस मामले में आपको लगता है कि हम थोड़ा सा इसमें वो हैं, उस पे तो आप हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और जिन मामले में लगता है कि ये नहीं संजय जी, ऐसा कुछ नहीं है, उन मामलों पे आप चर्चा नहीं करते। आप हमारे लिए माननीय मेहमान है, आप हमारे डिबेट में आए हैं। मैं बिल्कुल चढ़ने और उतरने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं, जो सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। नहीं, आप एक ही सवाल को 10 बार पूछा आपने मुझसे,
जैसे मैंने बोलना शुरू किया आपने फिर पूछा, फिर मैंने जैसे बोलना शुरू किया फिर आपने फिर पूछा। ठीक है, आप बोलिए, फिर से बोलिए। चलिए, यही काम प्रीति पांडे शुरू करती करता हैं। हूं। आप बोलिए, यही काम आप विवेक सालवी पूरा पैनल आप चुप कर रहे है, हैं। पूरा पैनल चुप है, आप बोलिए। फिर बताओ। नहीं ठीक है, पूरा पैनल चुप है, आप बोलिए। अब पूरा पैनल चुप है, हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। अब इसी बात को आपने 3 बार बोल दिया कि पूरा पैनल चुप है आप बोलिए, पूरा पैनल चुप है आप बोलिए। मतलब मैं प्रीति पांडे जी, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र सरकार के अफसरों पर आरोप लगे तो उसकी तो जांच की भी जरूरत नहीं है, और जो 3000 किलो ड्रग पकड़ा जाए उसके विषय में आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। संजय जी, और एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, एक सवाल का जवाब, जानकारी के लिए बता दूं, एक सवाल। जांच कर रही है, नहीं, अभी आपका टाइम नहीं आया। जांच कर रही है अभी लेकिन संजय गुप्ता जी सवाल पूछ रहे हैं। प्रीति पांडे जी, आ रहा हूं आपके पास। संजय गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। हाँ संजय गुप्ता जी, एक सवाल, आपका एक सवाल। हाँ यस, एक सवाल। यस, आज जिस तरह से ये अजीत पवार जी पर आरोप लगा रहे हैं, अजीत पवार जी के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने इनकम टैक्स भेजा है, सब कुछ किया है, यही इसी तरह के आरोप देवेंद्र फडणवीस जी ने आज से दो साल पहले लगाए थे कि अजीत पवार जी 25,000 करोड़ की किसी मामले में चले गए। संजय जी, आप प्रीति पांडे जी करप्शन की बात कर रही है, करप्शन की बात कर रही है, उसकी जांच चल रही है। मैं एक अश्विनी दुबे से कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद यास्मीन वानखेड़े ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए ये सुनवाऊंगा। अश्विनी दुबे जी, ये किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? मैं कह रहा हूं आरोप है तो जांच करवाइए, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास क्राइम ब्रांच है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पूरा सिस्टम है, पूरा सेटअप है। आप जांच कीजिए, आप उजागर कीजिए तथ्यों को, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन इस रोज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पतलून और ये जो घड़ी और बेल्ट की कीमत गिनाई जा रही है, चल क्या रहा है? आप जांच कीजिए, 2 प्रूफ दे दो, उसको मानते नहीं। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। एक देश की सेंट्रल एजेंसी जांच करती है प्रॉपरली लॉ के मुताबिक, जिस जांच को कोर्ट भी ओवररूल नहीं करता, ये नहीं कहता कि यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग हुई है। ऐसे केस में एक सेंट्रल एजेंसी जांच करती है, स्टेट एजेंसी जो है वहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संघीय ढांचे के मुताबिक फेडरल एजेंसी अगर जांच करेगी तो राज्य सरकार सहयोग करेगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, संजय गुप्ता जी को दुरुस्त करना चाहूंगा कि ईडी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें सीबीआई ने 2021 अप्रैल में करप्शन का, ब्राइबरी का आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज की, जिसमें अनिल देशमुख ने इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफ 4.7 करोड़ कैश में बहुत सारे बार ओनर से दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक रिसीव किया था, और जिसमें ईडी के मुताबिक 4.18 करोड़ उनकी 4 कंपनीज, रिलायबल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वीए रियल प्राइवेट लिमिटेड, उत्सव सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और शीतल लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड में जमा हुई थी। और वो फर्मों ने बाद में उस पूरे पैसे को अनिल देशमुख की जो कंपनी है साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी अनिल देशमुख और उनकी फैमिली जो है ट्रस्टी है, उसको डोनेट कर दिया था। इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, पीएमएलए एक सेंट्रल स्टैट्यूट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें जरूरी नहीं है कि अभी की इनकम, आप अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी कोई इनकम करते हैं और उस इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं और ऑल ऑफ ए सडन वो रिव्यू में आती है, परव्यू में आती है, तो इन्वेस्टिगेशन हो गए। पीएमएलए का दूसरा इशू है। तीसरा, यहां पर लॉफुल एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, राम कदम और सिमरन शेख के पास इसके बाद जाऊंगा। अश्विनी दुबे जी, ये गंभीर एलिगेशंस हैं, लेकिन इन मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। लेकिन समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने किस तरह से एलिगेशंस का जवाब दिया है, ये सुनवाते हैं, उसके बाद बहस में वापस लौटते हैं। लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? सो आई मीन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच्चाई के लिए, लड़ाई के लिए एक ऑनेस्ट ऑफिसर को और कितना आप भयभीत करोगे, और उनकी मतलब आप एक बहुत रॉन्ग मैसेज दे रहे हो। राम कदम जी जवाब देना चाह रहे थे, इसके बाद सिमरन शेख आपके पास वापस आऊंगा। राम कदम जी, जो करप्शन के चार्जेस लगे जिसकी जांच चल रही है, कुछ ऑफिसर्स भी सीन से गायब हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन करप्शंस को लेकर भी बात होनी चाहिए ना, इनको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए ना। देखिए विवेक जी, आजाद भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने प्रदेश हैं, इन प्रदेशों ने कई सारे सरकारें देखी, पर पहली बार विगत 2 वर्षों में
इतनी दागी, बदनाम और वसूली करने वाली सरकार हमने अतीत में कभी नहीं देखी। जो सच बोलेगा उसकी आवाज ये दबाएंगे। अर्नब जी ने सच्चाई की बात कही, उन्हें इन्होंने 8 दिन जेल में डाल दिया। अब वानखेड़े जी साहस के साथ ड्रग माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी बीवी, उनके पिता, उनका परिवार, उनके जूते, उनके कपड़े इस पर पहुंच गए। ये जो बार बार जो भी सच कहेगा, हम सरकार है, अहंकार है, वसूली करना मान करके चलो इनका दायित्व है, इस प्रकार से हर एक का आवाज दबोचने का ये जो पिछले 2 साल से क्रम चल रहा है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यहां पर कह दूं कि यदि वानखेड़े जी के साथ उन्हें कोई आफत है जाति पर, धर्म पर या उनके चाल चलन पर, तो उसकी अलग से चर्चा हो सकती है, उसकी वो शिकायत कर सकते हैं, स्वयं सरकार में बैठे। पर जो ड्रग का जहां तक मामला है, उस मामले को अन्य मामले जोड़कर क्या लोगों का ध्यान इनकी वसूली से हटाना चाहते हैं, या क्या इनकी मंशा है? या मंशा दामाद को इन्होंने जेल के पीछे क्यों डाला? देखो हम तो बहुत बड़े मंत्री हैं, हम तुमको दिखा के रखेंगे, इस अहंकार के नाते ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या रहे हैं? आज एक पिछड़े जाति के व्यक्ति को, पूरे परिवार को 1 महीना हो गया, सारे देश के वे सारे लोग अवार्ड वापसी गैंग कहां चली गई? क्यों नहीं उनके पक्ष में वो सारे लोग उतरे? ये अवार्ड वापसी गैंग आज 1 महीने से पिछड़े जाति के इस व्यक्ति के परिवार पर आरोप हो रहे हैं। बिल्कुल। और आरोप का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, केवल और केवल पत्रकार वार्ता की जाती है। पत्रकार वार्ता की बिल्कुल, मैं तो यही सवाल कर रहा हूं, मैं तो यही सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से एक अधिकारी को निशाना बनाया जा रहा है, मैं कह रहा हूं चलिए जांच भी चल रही है, जांच के पूरा होने का इंतजार तो करें। एनसीबी जांच कर रही है, लोकल पुलिस जांच कर रही है, इसके अलावा गवाहों को गिरफ्तार किया गया है। मैं कह रहा हूं आप जांच करें, जांच के बाद तथ्य सामने लेकर आए, उसके बाद कार्रवाई करें, किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं एक सेकंड, संजय जी आ रहा हूं आपके पास। सिमरन काफी देर से वेट कर रही है। सिमरन, जो पैटर्न अपनाया जा रहा है, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, कभी कपड़ों को लेकर बात, कभी दूसरी चीजों को लेकर बात, लेकिन मौजूदा सरकार जो है वहां पर, वो भी इस मामले में, खासकर अब नवाब मलिक को देखें तो नवाब मलिक ने जो चार्जेस लगाए हैं वो भी काफी सीरियस चार्जेस हैं। इस पर जांच हो रही है, क्या जांच के पूरा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर नवाब मलिक सर तो मुझे लगता है कि वो मिनिस्ट्री लेवल से अपना काम हटाकर उनका सारा कंसंट्रेशन मुझे लगता है पूरी तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर चला गया है। हमारे उनके समीर वानखेड़े सर के ऊपर भी और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो उनसे सारी चीज़ों को वो अपडेट कर रहे हैं। वो अपनी पूरी तरह से बेगुनाही साबित करेंगे और मेरे ख्याल से तो नवाब मलिक सर बन गए, मजिस्ट्रेट भी बन गए, जज भी बन गए, वही सारा वार भी कर रहे हैं, पलटवार भी कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर आप मॉर्निंग में जब देखो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं उनके कपड़ों के ऊपर, बस इनका टारगेट उन्होंने उनको ये बनाया है, वो किसी भी तरह से उनकी पॉजिटिविटी पर नहीं जा रहे, वो उनको पूरी तरह से उनको नेगेटिव संजय जी बिल्कुल जो बात आप कह रही हो वाजिब बात है कि पर्सनल ग्रजेस को आउट जी आप जज भी बन गए, आप वकील भी बन गए, चार्जेस भी आपने लगा लिए, जांच भी आपने करा ली। ये संजय जी ये कैसे, ये जो मुझे लग रहा है सिमरन शेख जो कह रही हैं, क्या उसका जवाब आपके पास है? हमने कुछ नहीं कहा है। नहीं सिमरन जी, देखिए हमने अभी कुछ नहीं कहा है इस मामले में, और हमारी तरफ से जब तक कि संजय राउत साहब इस विषय में कुछ कहेंगे नहीं, तब तक हम इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे जी। ये प्रतिक्रिया हम अभी तो हम सिर्फ जो राम कदम जी जिस तरह से कहते हैं, क्योंकि देखिए एक चिट्ठी समीर वानखेड़े जी की धर्मपत्नी ने उद्धव जी को भी जो लिखी है जिस तरह से एक बहन बनकर, तो उस पर भी विचार है। तो अभी हम समीर वानखेड़े जी के परिवार पर या समीर वानखेड़े जी पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे जब तक कि इसमें शीर्ष नेतृत्व का कोई बयान नहीं आता, क्योंकि हमारी संस्कृति में अगर कोई भी महिला संस्कार संस्कृति छोड़ दीजिए, निवेदन करती है, नहीं ये संस्कार संस्कृति छोड़ दीजिए संजय जी, ये सब कुछ नहीं है। क्यों छोड़ दें? संस्कार संस्कृति कुछ नहीं है। जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उसमें तो संस्कार और संस्कृति की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। एक IRS अधिकारी को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति है वसूली। नहीं, मैं कह रहा हूं ये कैसी संस्कृति है, ये कैसा संस्कार है, ये कैसा संस्कार है संजय जी, ये कैसा संस्कार है, ये कैसी संस्कृति है,
ये एक अधिकारी के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसकी शादी, उसके तलाक, उसके डिवोर्स, उसकी दूसरी शादी, उसकी दूसरी बीवी, उसके कपड़े, उसके पतलून, उसका बेल्ट, उसके जूते, इससे कुछ नहीं होता। ये कैसा संस्कार है? नहीं, कैसे कुछ नहीं होता? इससे कुछ नहीं होता। अब देखिए मेरी बात, जी बताइए। हमने नहीं कहा है किसी, मैं मान रहा हूं नहीं कहा। इस विषय में कुछ बोलेंगे तो सही। हमने कुछ कहा नहीं है इस विषय में, कुछ बोलेंगे तो सही। मैं कह रहा हूं आपने नहीं बोला। दूसरी बात जी, नहीं, मैं इस विषय में बोलना भी नहीं चाहता। मैं इस विषय में ना तो बोलूंगा ना मैं बोलना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगा देने से हमारे देश तथ्य नहीं होंगे ना। आपके पास तथ्य नहीं होंगे। आप बोलेंगे किशोर जी से जवाब ले लेंगे। जी ठीक है, राम कदम जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद किशोर जी फाइनल आंसर के लिए आपके पास आ रहा हूं। हाँ राम कदम जी। जाना चाहता विवेक जी, ये तीन दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं या नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे? क्या चला रहे? इनके हर मामले को देखिए, वानखेड़े जी वाला मामला देखिए, ड्रग माफिया को इनका समर्थन, वाजे का मामला देखिए, पूरी तरह से वहां पे 100 करोड़ की महीने की वसूली। अगर मुंबई शहर में 100 करोड़ एक महीने का, तो 5 साल का 6000 करोड़ पूरे महाराष्ट्र। ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं किशोर साहब से एक छोटा आंसर ले लूं 10 सेकंड का। किशोर साहब, किशोर जी एक छोटा सा जवाब 10 सेकंड का जल्दी से। जी नोट छापने की फैक्ट्री चला रहे ये सरकार। मैं ये बोलना चाहूंगा, इनकी ये सारा जो प्रतिपक्ष का है, जो सरकार चल रही है भाजपा की, उनका लगाया हुआ दोष है। उनको ऑल ओवर इंडिया में नजर नहीं आ रहा जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे क्या हो रहा है। क्या इनको सिर्फ दूसरी पार्टियों के लोग ही चोर नजर आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और बाकी एमपीज वगैरह हैं उनमें कोई चोर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है? लेकिन बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि समीर वानखेड़े अपना काम कर रहे हैं, और समीर वानखेड़े पर जो जांच हो रही है उस पर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो कम से कम जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि समीर वानखेड़े कितनी जल्दी से पाक साफ निकल पाते हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।